हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 6 भारत माता की जय, जिसको लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो इसे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय बोलते ही मन में ही एक जोश आ जाता है। तो इसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनका जन्म सन 1889 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल भी गए। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था, इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था, जो पेशे से एक वकील थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड में अपनी शिक्षा हासिल की। जब वो वहाँ से लौटे तो गांधी जी के साथ देश को स्वतंत्र कराने में, स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथ ही शामिल हो गए। और इस कार्य को करने के लिए उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो उनकी ये शक्ति, साहस और लोकप्रियता को देखते हुए गांधी जी ने उनके ऊपर, गांधी जी को पूर्ण विश्वास था और विश्वास करते हुए उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आजीवन वो उसी पद पर रहे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विश्व शांति के प्रखर हिमायती, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए वो बहुत ही उन्होंने कोशिश किया। और उनमें जो प्रतिभाएं थी वो एक नहीं, बहुत सारी प्रतिभाएं थी। वे बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक, सफल साहित्यकार थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध रचनाएं की, जिसमें से मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि फेमस हुई। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वत्सलता से अनजान हैं। उनकी उस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। जो भारत में गाँव में लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कोई भी आंदोलन करते हैं या कोई भी धरना देने के लिए बैठते हैं तो वो नारा लगाने लगते हैं भारत माता की जय, लेकिन इसके अर्थ को, भारत माता के सच्चे स्वरूप को वो नहीं जानते हैं और अपनी अज्ञानता को जाहिर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में वो नॉलेज है ही नहीं कि वो जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है। तो इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए और वास्तविकता से परिचय कराने का लेखक ने यानी जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया है। रात तो हो गई थी। हम तेज़ी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उस रात
कि हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे पूरी तरह घेर रही थी। यकाएक यानी अचानक हमें रुकना पड़ा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ थी। कुछ एक के हाथों में मशालें थी। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। वे सब हृष्ट पुष्ट जाट हैं, मतलब हट्टे खट्टे तगड़े जाट हैं। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। उनमें से एक चिल्लाया, कौमी नारा, और हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम। और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है, मैंने पूछा। तो जवाहरलाल नेहरू दिल्ली, रोहतक से दिल्ली जा रहे थे। उन्हें दिल्ली में जाकर गाड़ी पकड़नी थी। तो रास्ते में रात का समय था और नींद में थे वो। अचानक से उन्हें बीच रास्ते में रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि सड़क पर जाम लगा हुआ था। किसका जाम था वो? सड़क के बीच में आदमी और औरतों का जाम लगा हुआ था। और कुछ एक के हाथ में तो मशालें भी थी। मशाले मतलब जिसे तेल से तर कर जलाते, या डंडे में चिथड़े लपेटकर, डंडे में कपड़े को बहुत ज़्यादा लपेटकर बनाई हुई मोटी बत्ती टाइप की होती है और उसको लोग जलाते हैं, तो वो मशाले। कुछ लोग उसको लेकर खड़े थे और जवाहरलाल नेहरू को ये पता था कि इनसे मिले बिना या इनसे बातचीत किए बिना वो यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग वो बस को जाने ही नहीं देंगे आगे। और जब जवाहरलाल नेहरू ने उन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो दोपहर से यहाँ बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं और सब हट्टे कट्टे जाते हैं। ज़्यादातर उनमें से ज़मींदार हैं और उन लोगों से बिना बात किए तो जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। जब वो बाहर आए तो रात के धुंधलेपन में, रात में अंधेरा था थोड़ा, और हजारों या इससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे, बैठे हुए थे। उसमें से एक चिल्लाता है कौमी नारा, तो हजारों के गले से एक सामने से अगर कोई चिल्लाता है तो सामने पीछे वाले भी सारे चिल्लाने लगते हैं। तो क्या चिल्लाते? वंदे मातरम। और फिर उसके बाद भारत माता की जय के नारे लगाने लग जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू इन सभी चीज़ को देखकर पूछते हैं कि ये वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है? कोई उत्तर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देखते हैं इसका रीज़न क्या था, कारण क्या था। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे हैं। मैंने सवाल दोहराया, बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। तो जब उन्होंने पूछा कि ये नारे क्यों लगा रहे हो, तो उनको कोई उत्तर नहीं मिला, बल्कि लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगे और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, यानी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और जब वो क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो सामने वाले जो भी लोग बैठे हैं रोड पे वो और परेशान हो जाते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने फिर से बोला कि बोलिए, ये नारे का मतलब क्या है? आप लोग ये नारे लगा क्यों रहे हैं? फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता है। वहाँ उस जगह के कुछ कांग्रेस के अधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो कुछ गुस्से में, खिन्न हैं, नाराज़ हुए हैं। तो उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया, बढ़ावा नहीं दिया। यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं? मैंने फिर सवाल किया। जवाहरलाल नेहरू फिर से उनसे सवाल कर रहे हैं कि ये जो आप नारे लगा रहे हो, यह माता कौन है? आप किसको प्रणाम कर रहे हो? आप किसके नारे लगा रहे हो?
किसके जय के नारे लगा रहे हो। वे फिर चुप और परेशान से हो रहे थे। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता तो वे नारे लगा लेते। उन सब बातों के समझने के लिए उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उज्र कैसे कर सकते थे। वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला रहे थे, बस नारा अच्छा होना चाहिए। इससे उन्हें खुशी होती है और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी होता है। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि ये नारे आप लोग क्यों लगा रहे हो, तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बस आगे से एक आवाज़ आती और ये लोग पीछे से नारे लगाने लगते। उन्हें उनका मतलब भी नहीं पता था, बस वे नारे लगाने में मग्न थे। उन सब बातों के समझने के बाद उन्होंने कभी उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की कि ये नारे का आखिर मतलब क्या है, जो वो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा तो वो उनका उज्र यानी उनका वो विरोध भी नहीं कर सकते थे, उनमें आपत्ति भी नहीं कर सकते थे और खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर पूरी ताकत लगाकर नारे लगाते थे। बस एक ही चीज़ उनको चाहिए थी कि नारा अच्छा होना चाहिए, इससे उन्हें खुशी मिलती थी और उनको ऐसा लगता था कि ऐसे नारे लगाने से उनके जो प्रतिद्वंदी है, उनके जो विरोधी हैं, उनके जो विपक्षी हैं, जो लोग हैं, उनको थोड़ा डर होगा। अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली है। तो इसी बीच में एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब तो धरती होता है और उस बेचारे किसान का ज़्यादा से ज़्यादा समय धरती के साथ ही गुजरता है। धरती माता ही उसके लिए सब कुछ है, वही उनकी सच्ची माँ है, उनका भला भी करने वाली और उनका भला भी चाहने वाली। फिर से सवाल आता है, कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा। जवाहरलाल नेहरू ने फिर से पूछा, कौन सी धरती? क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की या तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से और परेशान हो गए वो लोग। जब उन्होंने पूछा कि कौन सी धरती की बात कर रहे हो, क्या आपके गांव की धरती या फिर पंजाब की धरती या पूरी दुनिया की धरती? इस सवाल से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इसका क्या मतलब है, आप ही समझाइए, कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं। तो वो उल्टा जवाहरलाल नेहरू को ही बोलता है कि इसका मतलब तो हमें नहीं पता, ये तो आप ही समझाइए कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैले हुए हैं। उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल है। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं जिनकी उनके जैसी ही समस्याएं हैं। उन्हीं की सी मुश्किलें और बोझ, वैसे ही कुचलने वाली गरीबी और आफतें। यही महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हो, जैसे अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि भारत क्या है आखिर? वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैले हुए हैं। उसमें पंजाब भी आता है, बंगाल भी आता है, बम्बई, मद्रास सब शामिल है। इस महाद्वीप में आप देखेंगे कितने सारे किसान रहते हैं और उनकी अपने अलग अलग समस्याएं हैं और उनकी जो समस्याएं होती है उसका जो मेन रीज़न क्या होता है कि उनको जो कुचलने वाले लोग होते हैं, जो उनसे जो ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं, वो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं और बोझ वैसे ही कुचलने वाली गरीबी है, वो गरीब होते हैं और उनकी मुसीबतें आफतें कम नहीं होती हैं। यही महादेश हिंदुस्तान
उन सब के लिए भारत माता है। भारत माता उन सब के लिए जो वहाँ रहते हैं, जो उनके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है कि सुंदर है असहाय है, जिसके धरती तक लटकने वाले बाल हो, जैसे अक्सर हम कल्पित यानी अपनी सोच वाले इमेज में देखते हैं। कभी भी आप फ़ोटो में देखेंगे या इमेज में देखेंगे तो आप देखें उनके बाल लंबे लटक रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ये कर रहे हैं कि वो उनकी तरह नहीं, ये तो हम बस कल्पना में सोच रहे हैं ऐसा। तो क्या है फिर आगे, भारत माता की जय, यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली है? उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कहीं भी नहीं है। तब क्या यह जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? तो उन्होंने कहा भारत माता की जय। तो ये फिर जो हम लोग जय बोल रहे हैं, ये किसकी जय बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा यह जो हमारे मन में कल्पना में जो भारत माता है, वो स्त्री है, उनकी जय नहीं बोल रहे हैं। तो फिर किसकी बोल रहे हैं? तब वो क्या है, हिंदुस्तान के पहाड़ों की, नदियों की, रेगिस्तानों की, पेड़ों की, पत्थरों की किसकी जय बोली जाती है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके। नहीं, उन्होंने ऐसा कहा लेकिन सही कोई उत्तर वे नहीं दे सके। निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उस गांव और नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है। उन्होंने बताया, क्या बताया, असली कारण क्या था कि हम भारत में रहने वाले लोगों की जय बोलते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जय बोलते हैं जो गांव में, नगरों में बसते हैं। हम सब उनकी जय बोलते हैं। तो इस जवाब से उन किसानों के, उन जाटों को काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने खुशी का अनुभव किया। ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई। इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपने और अपने हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही है, यह आप अपनी ही जय बोलते हैं। ध्यान से उन्होंने सुना। प्रकाश की ज्वल रेखा उनके भोले भाले चेहरों तक उदित होती हुई दिखाई दी। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे हैं उन्हीं के लिए था। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए यह उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर से मिलकर पुकारे भारत माता की जय। तो ये जय किसकी थी? ये उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो जय बोल रहे हैं ये कौन है, ये आदमी कौन है। ये निश्चय ही हम सबके भाई बहन हैं। इसलिए जब भी हम भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपने और अपने हिंदुस्तान में रहने वाले भाई बहनों की जय बोलते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना कि जब भी हम भारत माता, हम खुद हैं या हम सारे भारत में रहने वाले लोग ही हैं, यहाँ हम खुद के या अपने आप की ही जय बोलते हैं। इन सभी बातों को उन जाटों ने, उन किसानों ने ध्यान से सुना और धीरे धीरे प्रकाश होने लगा। रात का समय था, धीरे धीरे सुबह होने लगा और यह ज्ञान उनके लिए, जो जिस नारे को वो लगा रहे थे उनका मतलब ही नहीं जानते थे वो, तो ये ज्ञान जो था उनके लिए बहुत ही विचित्र था, अनोखा था। वह नारा जिसे वे दिन रात लगाते थे उनका मतलब ही उन्हें नहीं पता था। उनको तो ये बात का ज्ञान हुआ। तो हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए है ये जय। किसके लिए था? वो खुद के लिए लड़ रहे थे वो, तो वो रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए था, उन्हीं की जय थी ये। तब आइए एक बार हम सब फिर से मिलकर बोलते हैं भारत माता की जय। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।